शालिनी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है सच्ची मित्रता भाग 2। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम दोनों सुकांत को लेकर इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो। अलंकार और अभिषेक भी इस घर में आते जाते हैं। अभिनव के मित्र भी हर समय आते जाते रहते हैं। मैं सब का स्वागत करती हूँ। दिव्या भी सबसे हंसती बोलती, तब तो आप दोनों बाप बेटे को कोई आपत्ति नहीं करते। सुकांत और इन सब में अंतर है, क्या तो तुम भी मानोगी। पुनीत ने अपना बात समझाने का प्रयत्न किया। सोचो, दीप्ति हमारी दिव्या अभी पूरे 17 वर्ष की है कि भी नहीं हुई है। अभी पढ़ाई करने में उसे 4-5 वर्ष लगेंगे। तुम हो कि अभी से उसके मित्र को इस प्रकार महत्व देने लगी हो। कैसी बातें करते हैं आप यह क्यों नहीं समझने का कोशिश करते हैं कि इस समय दिव्या सुकांत की योग्यता से बहुत अधिक प्रभावित है। उसके व्यक्तित्व के कारण उसकी ओर आकर्षित हो गई है। अगर हम संयम से काम नहीं लेंगे तो धीरे धीरे वह इस आकर्षण के मोहजाल से निकल जाएगी। यदि हमने कोई भी गलत कदम उठाया तो बात बिगड़ भी सकती है। अगर दिव्या को लगा कि सुकांत का इस घर में उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो वह उससे घर से बाहर मिलेगी और अभी कम से कम हमारी आंखों के सामने रहती है और बहुत सी गलत बातों से बची रहती है। मैं नहीं चाहती कि आप या अभिनव अपने व्यवहार से दिव्या को यह महसूस कराएं कि आप सुकांत को उसके अन्य मित्रों से कुछ अलग समझते हैं। याद रखिए, जिद में दिव्या कुछ भी कर सकती है। दिव्या को भी अनुमान है कि उसके परिवार वाले सुकांत को इतना पसंद नहीं करते जितना वह उनसे अपेक्षा रखती है। इसके लिए वह उन्हें दोष भी नहीं देती है, क्योंकि वह खुद अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाती है। सुकांत अब बातों बातों में कभी कभार संकेत भी देने लगा है कि वह उससे मित्रता से अधिक कुछ और आशा रखता है। उसका इस बात को समझकर दिव्या अक्सर घबरा उठती है और उसकी दुविधा और अधिक बढ़ जाती है। उस दिन दिव्या ने कॉलेज की पार्टी में सुकांत उस पार्टी को बहुत महत्व दे रहा था, क्योंकि उसमें सभी प्राध्यापकों का भी आना था। 2-3 प्राध्यापकों को वह विशेष रूप से प्रभावित करना चाहता था, क्योंकि वही उसके स्वर्ण पदक दिए जाने की सिफारिश करने वाले थे। उसने दिव्या को भी कहा कि वह उसे लेने आएगा, वह उसे तैयार मिले। जाने क्यों दिव्या को लगा कि उस पार्टी में उसके जीवन में अवश्य महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, इसलिए वह बहुत अच्छे से तैयार हो गई। समय से पहले ही सुकांत की प्रतीक्षा में ड्राइंग रूम में आ बैठी। तभी पड़ोस की तरंगनी बहदवाज दौड़ी आई। दीदी, चाची कहाँ हैं? माँ को न जाने क्या हो गया, वह बेहोश हो गई हैं। आप चलिए ना मेरे साथ। दिव्या पार्टी को भूलकर तरंगनी के साथ हो ली। दीप्ति ने सुन लिया तो वह भी न जाने को उतारू हो गई। अभी वह घर के दरवाज़ा बंद कर ही रही थी कि सुकांत आ गया। उसे देखते ही दीप्ति बोली, अच्छा हुआ सुकांत तुम आ गए। हमारी पड़ोसन रमा जी अचानक बेहोश हो गई हैं। चलो तुम भी वहाँ चलो, तुम्हारी बड़ी सहायता होगी। सुकांत का मुख गुस्से से लाल हो गया। वह रूखे स्वर में कहने लगा, दिव्या कहाँ है? आप जानती हैं कि हमारा ठीक समय पर पार्टी पे पहुँचना कितना जरूरी है। दीप्ति उसके स्वर में कड़वाहट से जरा भी विचलित नहीं हुई। दिव्या भी नहीं, बिल्कुल दिव्या वही है, बिल्कुल तैयार है। अगर रमा जी की तबीयत अधिक खराब नहीं हुई तो तुम उसे वहीं से ले जाना। सुकांत के लिए अब वहाँ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह पहुंचकर सुकांत और अधिक नाराज हो गया। रमा जी को संभालने के लिए दिव्या की साड़ी सिलवटों से भरती जा रही थी। बराबर होठ चबाने के कारण लिपस्टिक निकल गई थी। दिव्या इस ओर से बेखबर थी। सुकांत को देखकर उसने चैन की सांस ली। सुकांत, जरा रमा चाची का ध्यान रखो, मैं दौड़कर अपना बैग ले आती हूँ। लगता है चाची जी का रक्तचाप एकाएक बढ़ गया है। घर में डॉक्टर बसंत का टेलीफोन भी कर दूंगी, यह चाची जी का इलाज करते हैं। दिव्या यह सब जल्दी जल्दी बोलकर अपने घर की तरफ लपक गई। सुकांत कुछ कह नहीं पाया। उसका मन आक्रोश से भर उठा। उसे अपनी सारी योजना बिगड़ती हुई नजर आने लगी। वह चिढ़कर दीप्ति से बोला, चाची जी, मैं अभी डॉक्टर बना नहीं हूँ। आप यहाँ रमा जी की देखरेख कर सकती हैं। मुझे और दिव्या को भीड़ बढ़ाने के लिए क्यों रोक रही हैं? सुकांत, तुम योग्य हो, फिर तुम इनका इलाज करने के लिए नहीं कह रहे, केवल प्राथमिक चिकित्सा करनी है। 20-25 मिनट में डॉक्टर आ गया। दिव्या के निदान और उपचार पर उसको संतोष व्यक्त किया। रमा की हालत भी सुधर गई, लेकिन इतनी देर सुकांत सह नहीं सका। वह नाराज स्वर में दिव्या से बोला, अब तो तुम्हारे कर्तव्य पूरे हो गए, चलो, पहले ही देर हो चुकी है। जैसे ही दिव्या ने चलना चाहा, तरंगनी रो उठी। दिव्या से लिपट कर याचना करने लगी, नहीं दीदी, आप नहीं जाइए, माँ को फिर कुछ हो गया तो।
नहीं तरंगिनी, अब तुम्हारी माँ ठीक है। फिर मेरी माँ यहाँ बैठी है, थोड़ी देर में तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे। दिव्या ने प्यार से तरंगिनी को समझाना चाहा। नहीं नहीं दीदी, आप मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। दिव्या कातर दृष्टि से सुकांत की ओर देखा, बोली, सुकांत तुम चले जाओ, ऐसी दशा में मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम्हें नहीं जाना था तो मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया? मेरा भी इतना समय खराब किया। लगता है इस परिवार की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। शायद और कोई पड़ोसी तो है ही नहीं। मैं बड़ी मूर्खता थी जो तुम्हें साथ चलने के लिए कहा। और पैर पटकता हुआ सुकांत चला गया। दिव्या की आंखों से आंसू छलछलाए। तरंगिनी ने अपना मुंह ताकते हुए आंसू को आंखों में ही रोक लिया। उस बच्ची की मासूम आंखों में अपराध बोध की कातरता थी। दीप्ति, मैं चाय बनाकर मेज पर लगाई और आवाज़ लगाकर सबको इसकी सूचना दी। पुनीत और अभिनव तुरंत चले आए। रमा की तबीयत खराब होने के कारण दीप्ति का कार्यक्रम गड़बड़ा गया। चाय लगने में बहुत देर हो गई। पिता पुत्र दोनों ही बहुत जोर से भूख लगाई थी। दिव्या मेज पर नहीं आई। दीप्ति उसके मन की व्यथा समझ रही थी, इसलिए 2 कपों में चाय लेकर दिव्या के कमरे में आ गई। दिव्या पलंग पर लेटी थी। माँ को देखकर बोली, माँ, मेरी चाय पीने की इच्छा नहीं है, आप पीजिए। दीप्ति ने इस बात को अनसुनी करते हुए बल्ब जलाकर कमरे में प्रवेश कर दिया। वह दिव्या के चेहरे पर रोने के आसार देखकर आतुरता से बोली, क्या बात है दिव्या? क्या पार्टी में न जाने पर बहुत बुरा लग रहा है? तरंगिनी के पिता के साथ क्यों नहीं चली गई? वह तो तुम्हें कार में ले जाने के लिए तैयार थे। थोड़ी देर ही तो हो जाती, क्या फर्क पड़ता? दिव्या चुप ही रही तो दीप्ति उसके पास आकर बैठ गई। सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या बात है बेटी? क्या अपनी माँ को भी नहीं बताओगी? माँ के स्नेह से भरा स्पर्श पाकर वह सुबह उठी। क्या मैं सुकांत के साथ इस समय न जाकर भूल की है मैंने? तुम्हारा दिल क्या कहता है? उस समय तुम चली जाती तो सुकांत तो नाराज ना होता, पर तरंगिनी का बाल हृदय पर क्या बीतती उसका अनुमान मैं लगा सकती, इसलिए मैं नहीं गई। तरंगिनी इतनी डरी हुई थी कि मैं उस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकी। शायद वह मेरी आवश्यकता से अधिक उसे मेरी ज़रूरत थी। माँ, मैं सुकांत को भी नाराज़ नहीं करना चाहती थी। क्या सुकांत में तेरी मित्रता से अधिक कुछ और दिलचस्पी है? दिव्या कुछ संकुचित सी मौन रही, फिर उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। दीप्ति ने दूसरा प्रश्न किया, और सुकांत के क्या मनोभाव हैं? वह भी मुझे और लड़कियों से अधिक महत्व देता है। आज मुझे साथ ले जाने का उसके कार्यक्रम बनाया था। वह सबसे को संकेत देना चाहता था कि हमारी मित्रता केवल मित्रता नहीं है, बल्कि उसके ऊपर कुछ है। अब सब गड़बड़ हो गया और दिव्या की आंखों में तेजी से आंसू टपकने लगे। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। अगर सुकांत को तुझसे लगाव है और वह तेरी मजबूरी समझ लेगा तो तेरे संबंध मजबूत हो जाएंगे। जब दोनों एक दूसरे के मन के भावों को जानने की क्षमता रखते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं। दिव्या चुप रही। लगता था वह कुछ सोच में डूबी है। दिव्या उसके मनोभावों को समझते हुए बोली, दिव्या, अभी तुम दोनों के लिए एक दूसरे को समझने के लिए बहुत समय है। तू तो अभी प्रथम वर्ष में ही है। इस प्रतियोगिता के युग में सुकांत को भी अपने को स्थापित करने में कम से कम 4-5 वर्ष और लगेंगे। उससे पहले तुम दोनों का कोई निर्णय लेना उचित होगा। मैं समझती हूँ माँ, पर जब सुकांत इस प्रकार की बातें करता है तो मैं घबरा जाती हूँ। लगता है कि मैं अपनी दुविधा और उलझन के कारण उसे खो ना दूँ। तेरे मन में दुविधा है, ठीक है, क्योंकि तू मानसिक रूप से कोई निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। संभव है कुछ समय बाद तुझे अनुभव हो कि सुकांत की और तेरा झुकाव एक आकर्षण मात्र है। वह कॉलेज का एक जाना माना लड़का है और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है। तेरा उसकी ओर खिंचना स्वाभाविक है। वह तुझे अन्य लड़कियों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है, इसलिए तू गौरव का अनुभव करे। यह भी स्वाभाविक ही है, परंतु किशोरावस्था में विचार बदलने में समय नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि अभी भी तेरे विचारों में बहुत परिवर्तन आ रहा है। पहले जिस प्रकार तू सुकांत की प्रशंसक थी, अब नहीं रही। दिव्या झेप गई, चेहरा लाल उठा। सच माँ, मैं अपने भाव स्वयं ही नहीं समझ पाती। जब तू अपने भाव समझ जाएगी तो तू सुकांत से इस प्रकार डर डर कर नहीं रहेगी। तुझे हर समय यह चिंता नहीं सताएगी कि तेरी किसी बात से, किसी आचरण से वह नाराज ना हो जाए। मैंने तो इस प्रकार कभी सोचा ही नहीं। सुकांत का विचार है कि अभी मुझे बचपना है, तभी तो इतनी भावुक हूँ। क्या मैं कभी बदल सकूंगी माँ? दीप्ति के मुँह से ठंडी आह निकल गई। नहीं दिव्या, मैं सोचती हूँ कि तू कभी नहीं बदल सकेगी। वातावरण भारी हो चला। दीप्ति की बात का रुख बदलने के विचार से कहा,
बहुत दिनों से तुम्हारे पुराने मित्र प्रणीत, मेघना, अलंकार आदि नहीं दिखाई दिए। आजकल कॉलेज में उनसे बात नहीं हो पाती, तो अब किसी छुट्टी के दिन अपनी समस्त मित्र मंडली के साथ पिकनिक का कार्यक्रम बना डालो। सुकांत को भी उस मंडली में शामिल कर लो। दिव्या के चेहरे पर विषाद के बादल छटने लगे। बोली, हाँ माँ, विचार तो आपका अच्छा है। जाने कब से हम ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं बनाए। इस प्रकार तुम्हारा पुराने मित्रों से संपर्क बना रहेगा। वे सब तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र हैं। माँ, मेरी सबसे अच्छी मित्र तो आप हैं। आपसे बातें करके आज मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। आपके साथ अपनी भावनाओं का विश्लेषण करके समस्या का हल तो नहीं निकाल पाई, पर मैं समझ जरूर गई हूँ। क्यों न माँ, आप और पिताजी भी साथ चलें। दीप्ति हंस पड़ी। बच्चों के साथ हम क्या अच्छे लगेंगे? फिर तो माँ सिर्फ पारिवारिक पिकनिक ही रहेगी। कितने दिन हो गए हम सब एक साथ घर से बाहर नहीं निकले। ठीक है, तो सुकांत से कह देना। आशा है कि उसका गुस्सा भी 1-2 दिन में उतर जाएगा। माँ, मैं कह दूंगी। न केवल हम परिवार के लोग होंगे, बाहर का कोई नहीं होगा। दीप्ति और दिव्या की ओर देखा। वह मुस्कुरा रही थी। दीप्ति भी मुस्कुरा दी। अब चाय पीने चल। यह चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई। माँ, मुझे तो भूख भी बहुत ज़ोरों से लग रही है। आपने खाने के लिए क्या बनाया है? दिव्या ने दीप्ति के गले में बाहें डालकर ठुमकते हुए कहा। तो दीप्ति को ऐसा लगा जैसे दिव्या अभी तक नन्ही बच्ची है और उसे झुककर बार बार दिव्या का माथा चूम लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।